नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान खान और स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम्स पढ़ी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी और सीईटी, पुलिस, पटवार, रेट या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि हड़प्पा में लोग किसकी पूजा करते थे, क्या वह माता देवी को मानते थे, पुरुष देवता को मानते थे, पुरुष देवता कौन था, वृक्ष और पशु पूजा क्यों की जाती थी और एग्जाम में कौन कौन से तथ्य पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं धार्मिक परंपराएं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें उनके धर्म की जानकारी मुख्य रूप से मुहरों, मूर्तियों, टेराकोटा की प्रतिमाओं और पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। यही कारण है कि इतिहासकार धार्मिक मान्यताओं के बारे में निश्चित नहीं बल्कि संभावना के आधार पर जानकारी हमें देते हैं। हड़प्पा के धर्म की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही है। अब बात करते हैं मातृ देवी, मदर गॉडेस के बारे में। हड़प्पा से महिलाओं की बहुत सी टेराकोटा की मूर्तियां मिली है। इनमें एक विशेष मूर्ति ऐसी मिली है जिसमें महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा के लोग पृथ्वी या माता देवी को उर्वरता और कृषि की देवी मानते थे। यानी जिस प्रकार धरती से फसल पैदा होती है उसी प्रकार मातृ देवी को जीवन और उत्पादन का प्रतीक माना जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मिस्र की सभ्यता की तरह माता देवी को पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यहाँ भी मात्र सत्तात्मक समाज था या संपत्ति बेटी को मिलती थी। इसलिए परीक्षा में यदि पूछा जाए कि क्या हड़प्पा में मात्र सत्तात्मक समाज था तो उत्तर होगा इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है अभी तक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की वाली चीज़ें हम बात करते हैं। मातृ देवी की पूजा के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन मात्र सत्तात्मक समाज होने का प्रमाण नहीं मिला है। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। कुछ ग्रंथों में हमें वैदिक ग्रंथों में भी पृथ्वी देवी का उल्लेख मिलता है, लेकिन वैदिक काल में पृथ्वी देवी को उतना महत्व नहीं मिला था जितना बाद में हिंदू धर्म में देवी पूजा को मिला था। पुराणों और तंत्र ग्रंथों के बारे में बात करें तो दुर्गा, अम्बा, काली और चंडी जैसी देवियों की पूजा का विस्तार दिखाई देता है हमें, और यह विकास हड़प्पा काल के बहुत बाद का है। पुरुष देवता के बारे में बात करें तो अब बात करते हैं हड़प्पा के सबसे प्रसिद्ध पुरुष देवता की। दोस्तों, एक मुहर पर एक ऐसे देवता का चित्र मिला है जिसके तीन मुख दिखाई देते हैं। ठीक है, और सिर पर 3 सींग हैं। यह योग मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। इन जानवरों में हमें हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और नीचे 2 हिरण बने हुए हैं। इतिहासकारों ने इस देवता को पशुपति महादेव कहा है, लेकिन याद रखना यह केवल अनुमान है क्योंकि उस चित्र में शिव का सबसे बड़ा प्रतीक बेल नंदी नहीं दिखाया गया है, इसलिए निश्चित रूप से उसे भगवान शिव तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर प्रश्न आए पशुपति मुहर किस सभ्यता से मिली है तो उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। अगर पूछा जाए क्या ये निश्चित रूप से भगवान शिव ही है, उत्तर है नहीं, यह केवल संभावना मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग पूजा की। हड़प्पा से पत्थर के बने हुए कई लिंगाकार प्रतीक मिले हैं हमें। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका उपयोग पूजा में किया जाता था और ऋग्वेद में भी कुछ समुदायों द्वारा लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। बाद में यही परंपरा हिंदू धर्म में भगवान शिव से जुड़ गई थी। याद रखना हड़प्पा में लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं लेकिन इसे सीधे आधुनिक शिवलिंग पूजा के समान नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वृक्ष पूजा की। दोस्तों, एक मुहर पर पीपल के वृक्ष के बीच एक देवता का चित्र मिला है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे। आज भी भारत में पीपल की पूजा की जाती है, यानी यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पूजा किया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? वह है पीपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशु पूजा की। हड़प्पा के लोग केवल पेड़ों की ही नहीं बल्कि पशुओं की भी पूजा करते थे। मुहरों पर कई जानवरों के हमें चित्र मिले हैं, जैसे एक सिंग वाला पशु, यूनिकॉर्न भी कहा जाता है इसको, बैल, भैंसा, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और मगरमच्छ। इनमें सबसे प्रसिद्ध है एक सिंग वाला पशु। ठीक है, जो हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक हमें मिलता है।
इतिहासकारों का मानना है कि ये जानवर केवल सजावट नहीं थे बल्कि धार्मिक महत्व भी रखते थे। मंदिरों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा वाला प्रश्न आता है कि क्या हड़प्पा में मंदिर मिले हैं। उत्तर है नहीं। अब तक किसी भी हड़प्पा नगर से स्पष्ट मंदिर के अवशेष हमें नहीं मिले हैं, यानी वे पूजा तो करते थे लेकिन मंदिरों का प्रमाण हमें नहीं मिला है। दोस्तों, हड़प्पा से बड़ी संख्या में हमें ताबीज मिले हैं। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि वो लोग भूत प्रेत, बुरी शक्तियों और रोगों से बचने के लिए इनका प्रयोग करते थे और बाद में अथर्ववेद में भी रोगों और बुरी शक्तियों से बचाव के लिए हमें मंत्रों और ताबीज का उल्लेख भी मिला है। अब बात करते हैं, सुपर रिवीजन कर लेते हैं एक बार इस पूरा जो भी हमने पढ़ा है उसका। चलिए, हड़प्पा के धर्म की जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें मिलती है। माता देवी की टेराकोटा मूर्तियां मिली है। गर्भ से पौधा निकालने वाली मूर्ति उर्वरता और पृथ्वी देवी का प्रतीक मानी जाती है और मात्र सत्तात्मक समाज होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पशुपति मुहर प्रसिद्ध है लेकिन इसे निश्चित रूप से शिव नहीं कहा जा सकता। लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। पीपल सबसे महत्वपूर्ण पूजनीय वृक्ष है। पशु पूजा होती थी, विशेषकर एक सिंग वाला पशु प्रसिद्ध है। स्पष्ट मंदिरों के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। ताबीजों का उपयोग बुरी शक्तियों से बचने के लिए किया जाता था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उसकी लिपि है। ठीक है, आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है और यही कारण है कि हम हड़प्पा के लोगों के साहित्य, विचारों और धार्मिक मान्यताओं को पूरी तरह नहीं जान सकते हैं। ठीक है, अभी तक नहीं जान सके हैं। अब एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है जो है हड़प्पा लिपि की खोज 1853 ईस्वी में हुई थी, जबकि इसके पर्याप्त नमूने हमें 1923 ईस्वी तक प्राप्त हुए। लेकिन इतने वर्षों के शोध के बाद भी इस लिपि का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों के मत है कि कुछ विद्वानों ने कहा कि यह प्रोटो द्रविड़ भाषा हो सकती है। कुछ ने इसे द्रविड़ भाषा से जोड़ा, कुछ विद्वानों ने इसे संस्कृत से जोड़ने का प्रयास भी किया, जबकि कुछ ने सुमेरियन भाषा से संबंध भी बताया है। लेकिन आज तक इनमें से कोई भी मत पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है और इसीलिए परीक्षा में हमेशा याद रखना कि हड़प्पा की लिपि अभी तक अपठित है। लिपि कहाँ मिलती है? हड़प्पा लिपि के लगभग 4000 नमूने हमें मिले हैं। ये मुख्य रूप से मुहरों पर, पत्थर की वस्तुओं पर, मिट्टी की वस्तुओं पर और अन्य पुरातात्विक सामग्री पर भी लिखे हुए मिले हैं। अब एक रोचक बात हम उस पर बात करते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया में लंबे लंबे शिलालेख मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में लंबे शिलालेख अभिलेख हमें नहीं मिले हैं और अधिकांश लेख बहुत छोटे हैं, यानी एक मुहर पर केवल कुछ ही शब्द लिखे होते थे। ठीक है, मुहरों का उपयोग के बारे में बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि इन मुहरों का उपयोग व्यापारी अपनी संपत्ति और व्यापारिक वस्तुओं की पहचान के लिए करते थे। अब बात करते हैं लिपि की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा की लिपि में लगभग 250 से 400 चित्र चिन्ह पाए जाते हैं। यह कोई वर्णमाला अल्फाबेट नहीं है बल्कि चित्रों और प्रतीकों पर आधारित लिपि मानी जाती है। इसी कारण इसे पढ़ना कठिन हो गया है। परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न अगर पूछा जाए कि हड़प्पा लिपि पढ़ी जा चुकी है या नहीं तो उत्तर होगा नहीं। अब बात करते हैं मापतोल के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की एक और बड़ी उपलब्धि। ठीक है, मापतोल की वैज्ञानिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो दोस्तों, हड़प्पा के लोग व्यापार में बहुत आगे थे। व्यापार सही तरीके से हो इसीलिए उन्होंने मानकीकृत वजन और माप का उपयोग किया था। वजन प्रणाली के बारे में बात करें तो पुरातत्वविद को कई पत्थर के बाट मिले हैं और इससे पता चला है कि वजन का आधार 16 था, यानी 16 और उसके गुणकों का प्रयोग किया जाता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। याद रखने की ट्रिक के बारे में बात करें तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हड़प्पा की वजन प्रणाली किस संख्या पर आधारित थी तो तुरंत याद कीजिए कि स्वीट 16, यानी उत्तर 16। ठीक है, आधुनिक भारत से संबंध के बारे में बात करें तो एक रोचक तथ्य यह भी है कि भारत में बहुत समय तक 16 आने यानी कि 1 रुपया की परंपरा रही है। इसे कई इतिहासकार हड़प्पा की माप प्रणाली की निरंतरता से भी जोड़कर देखते हैं। मापने की कला के बारे में बात करें तो हड़प्पा के लोग केवल वजन ही नहीं बल्कि लंबाई मापने की कला भी जानते थे। पुरातत्वविदों को माप के निशान वाला कांस्य का पैमाना स्केल भी मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय निर्माण कार्य पूरी योजना के साथ किया जाता था। यदि पूछा जाए कि हड़प्पा से कांस्य का पैमाना कहाँ मिला तो याद रखना, माप के निशान वाला कांस्य पैमाना हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है।
अब एक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। हड़प्पा लिपि आज तक अपठित है। इसकी खोज 1853 ईस्वी में हुई और पर्याप्त नमूने हमें 1923 तक मिले थे। लगभग 4000 लेख मिले हैं। लगभग 250 से 400 चित्र चिन्ह लिपि में पाए जाते हैं। लंबे शिलालेख हमें नहीं मिले हैं। मुहरों पर छोटे लेख लिखे जाते थे। मुहरों का उपयोग संपत्ति और व्यापारिक पहचान के लिए होता था। वजन प्रणाली का आधार 16 था और कांस्य का पैमाना हड़प्पा की वैज्ञानिक माप प्रणाली का आधार था, प्रमाण था। हड़प्पा के बर्तन, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत ही कुशल थे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बर्तन चौक पर बनाए जाते थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय कुम्हारों की तकनीक काफ़ी विकसित थी। अधिकांश बर्तनों का रंग लाल होता था और इन पर काले रंग से सुंदर चित्र बनाए जाते थे और इन चित्रों में पेड़ पौधे, वृक्ष, ज्यामितीय आकृतियां और कुछ बर्तनों पर मनुष्य की आकृतियां भी मिलती हैं। इसके अलावा कुछ बर्तनों पर डिश ऑन स्टैंड शैली भी मिलती है जो हड़प्पा की विशेष पहचान मानी जाती है। और मुख्य बिंदु के बारे में बात करें तो हड़प्पा के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी मिलती है और डिश ऑन स्टैंड हड़प्पा की विशेष शैली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहरों के बारे में। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलात्मक वस्तु मोहरों की। दोस्तों, अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें सबसे अधिक चित्र एक सींग वाले पशु यूनिकॉर्न के मिलते हैं हमें। इसके अलावा बेल, भैंसा, बाघ, हाथी और गेंडा, हिरण, बकरी, मगरमच्छ आदि के चित्र भी हमें मिलते हैं। ये मोहरें मुख्य रूप से सेल खड़ी से भी बनाई जाती थी, ठीक है, और बाद में इन्हें आग में पकाकर मजबूत बनाया जाता था। मोहरों का उपयोग के बारे में बात करें तो व्यापारिक वस्तुओं पर छाप लगाना, पहचान बनाने, स्वामित्व दर्शाने के लिए भी किया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार मोहरों का उपयोग ताबीज के रूप में भी होता था। अब बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। तो हड़प्पा की मूर्ति कला की बात करें तो दोस्तों, हड़प्पा के कारीगर धातु और पत्थर दोनों की सुंदर मूर्तियां बनाते थे। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है कांस्य की नर्तकी, ठीक है। यह कांस्य धातु से बनी है और इस मूर्ति में एक युवती को आत्मविश्वास से खड़े हुए दिखाया गया है। उसके हाथों में अनेक चूड़ियां और गले में हार पहना हुआ है और यह मूर्ति हड़प्पा के धातु कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। पत्थर की मूर्तियों में एक प्रसिद्ध मूर्ति है दाढ़ी वाले पुरुष के बारे में, ठीक है। इसकी मूर्ति हमें मिलती है दाढ़ी वाले पुरुष की, ठीक है। इस मूर्ति में दाढ़ी, कंधे पर सुंदर शॉल और शांत चेहरा दिखाई देता है। हालांकि इसे पुरोहित राजा कहा जाता है, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रमाण हमें नहीं मिला है। अब बात करते हैं टेराकोटा की मूर्तियों के बारे में, ठीक है। तो टेराकोटा का अर्थ है आग में पकाई हुई मिट्टी। हड़प्पा में मिट्टी की अनेक टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। इनका उपयोग खिलौनों, पूजा, धार्मिक प्रतीकों के रूप में भी किया जाता था। इन मूर्तियों में पक्षी, बैल, कुत्ता, बंदर, भेड़, पशु पक्षी की आकृतियां भी मिलती है, लेकिन सबसे अधिक संख्या महिलाओं की मूर्तियों की है। यही कारण है कि इतिहासकार इन्हें माता देवी पूजा से जोड़कर देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, पत्थर और धातु की मूर्तियां बहुत ही कलात्मक है, लेकिन टेराकोटा की मूर्तियां अपेक्षाकृत साधारण है। इससे हमें पता चलता है कि महंगी कलाकृतियां उच्च वर्ग के लोग उपयोग करते थे, जबकि टेराकोटा की वस्तुएं सामान्य लोगों द्वारा उपयोग की जाती थी। अब बात करते हैं पत्थर का काम, उस पर क्या बात हुई थी, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसीलिए वहां पत्थर का उपयोग सीमित मात्रा में हुआ था। लेकिन धोलावीरा इसका अपवाद माना जाता है। धोलावीरा का दुर्ग मुख्य रूप से पत्थरों से निर्मित था और यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली खोजों में से एक माना जाता है। धोलावीरा में राजमिस्त्री कार्य में ईंटों के साथ कटे हुए पत्थरों का उपयोग भी हुआ है। दफनाने की व्यवस्था में 3 प्रकार की पत्थर की पट्टियां मिली हैं। कुछ कब्रों के चारों ओर पत्थरों का घेरा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु संस्कृति का अंत, ठीक है, इसका पतन कैसे हुआ था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इतनी विकसित सभ्यता समाप्त क्यों हुई। दोस्तों, आज तक कोई एक निश्चित कारण नहीं मिला है। इतिहासकार हम ऐसा मानते हैं कि कई कारण मिलकर इसके पतन के जिम्मेदार थे। पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में बात करें तो लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास नदियों के मार्ग बदलने लगे थे। यमुना और सतलुज अपनी पुरानी धारा छोड़कर दूसरी ओर बहने लगी थी। इसके कारण सरस्वती, घग्गर और हकरा नाम की ये नदियां थी, ठीक है, जो सरस्वती के अंतर्गत आती थी। ये नदी सूखने लगी थी और जल की कमी होने से कृषि प्रभावित हो गई और लोग नगर छोड़ने लगे थे। नेक्स्ट बात करते हैं बाढ़ के बारे में। मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं। लगातार बाढ़ से नगरों को भारी नुकसान पहुंचा था।
अब बात करते हैं व्यापार का समाप्त होना। ठीक है, हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था और लगभग 2000 ईसा पूर्व एलाम राज्य के शक्तिशाली बनने के बाद व्यापार बाधित हो गया था। इसका परिणाम ऐसे निकला था कि पत्थर के मनकों का निर्यात घट गया था और टीन का आयात रुक गया था। कांस्य उद्योग प्रभावित हुआ और कारीगरों की आजीविका पर संकट आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि संकट के बारे में। जल की कमी और मिट्टी के कटाव के कारण अनाज का उत्पादन कम हो गया था और शहरों में रहने वाले लोगों को भोजन की समस्या होने लगी थी। अब बात करते हैं प्रशासनिक कमजोरी क्या थी। इतिहासकारों का मानना है कि शहरी अभिजात वर्ग नगरों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के में असफल रहे थे और इसका कारण धीरे धीरे नगर व्यवस्था टूटने लगी और सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ था, इसका आपको याद रखना है। अब बात करते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, अब तक लगभग 2800 हड़प्पा स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें 1022 विकसित मेच्योर हड़प्पा स्थल माने जाते हैं। इनमें से 406 पाकिस्तान में है और 616 भारत में है। नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि सुनियोजित नगर निर्माण। यहाँ चौड़ी सड़कें, समकोण पर कटती गलियाँ, पक्की ईंटों के मकान, विकसित जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और कुएं आदि मिलते हैं। और अन्य सभ्यताओं से तुलना करें तो मेसोपोटामिया और मिस्र की तुलना में हड़प्पा का नगर नियोजन अधिक व्यवस्थित माना जाता है और यहाँ की जल निकासी प्रणाली प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत प्रणालियों में गिनी जाती है। ठीक है, तकनीकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो हड़प्पा के लोगों ने पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया था, सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए थे और उत्कृष्ट मुहरें बनाई थी, अपनी स्वतंत्र लिपि विकसित की थी और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की विश्व की सबसे उन्नत कांस्य युगीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक लेके आएंगे हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड। तब तक के लिए बने रहिए द एग्जाम्स बडी यूट्यूब चैनल पर। मैं मुस्कान खान। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।